Hello and good morning everyone. I welcome you all at Aduverse News Analysis. Today is 2nd of March 2023 and we are going to discuss important news and articles from the Hindu newspaper. So let's see what important news we got today to discuss. Before starting the video, for PDF join Telegram channel Aduverse News Analysis जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपके यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. नाउ आवर फर्स्ट न्यूज इज जीएसटी कलेक्शन क्रॉस 1.49 लाख करोड़, सेस इनफ्लोज हिट अ रिकॉर्ड. ना अगर हमारा जो इस साल का जीएसटी यहाँ पर रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है कितना हुआ है 1.49 लाख करोड़. इवन हमने इस डेटा को भी क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है. लास्ट ईयर का हम डेटा देखें फेब 2022 में हमारा टोटल जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन कितना था 1.33 लाख करोड़ रुपीस. तो हमने यहाँ पे टोटल कितनी ग्रोथ की है 12.4% हमारे यहाँ पे जीएसटी रेवेन्यू जो होता है उसमें हमने यहाँ पर ग्रोथ की है. ओके, तो इस साल का हमारा कितना हुआ है कलेक्शन 1.49 लाख करोड़. इसको भी हमने क्या कर लिया है, क्रॉस कर लिया है. और जो हमारी टोटल ग्रोथ हुई है वो कितनी है 12.4% यहाँ पर हमें टोटल ग्रोथ जीएसटी रेवेन्यू में हमें देखने को मिली है. ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं. यहाँ पे हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है इंडिया आस्क G20 टू एक्स्ट्राडाइट इकोनॉमिक ऑफेंडर्स फास्ट. अब नाउ आप सभी को पता है इंडिया के पास आज के टाइम पे क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी है. G20 क्या है, एक कंट्रीज़ का यहाँ पे 19 मेंबर्स को प्लस EU यहाँ पे इनका क्या है, एक ग्रुप है. यहाँ पर ऐसा नहीं कि इंडिया ने कुछ बहुत अच्छा काम किया जिसके कारण यहाँ पे इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है. यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं इनकी रोटेशन बेसिस पे क्या होती है, यहाँ पर प्रेसिडेंसी हर कंट्री को मिलती है. तो इस साल इंडिया को मिली है. अब यहाँ पर G20 की इंडिया को प्रेसिडेंसी मिली है तो G20 के यहाँ पे वेरियस इवेंट्स होंगे जिसपे जितने भी मतलब कि आप कह सकते हैं जो हमारे ग्लोबल यहाँ पे इश्यूज़ हैं, है ना, प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, उनके बारे में यहाँ पे बातचीत की जाएगी. ओके, अब इस G20 जो ये इवेंट होने वाला है इसके G20 में यहाँ पे वेरियस इवेंट्स होंगे. आप सभी को पता है कि अभी हमारे इंडिया में क्या हुआ था 7 to 9 फेब को हमने यहाँ पे क्या किया था, एनर्जी वीक को सेलिब्रेट किया था. इसमें हमने एनर्जी वीक को सेलिब्रेट किया था तो इसमें हमने मेनली क्या फोकस किया था कि इंडिया बता रहा था कि जो हमारा एनर्जी सेक्टर है ना, उसको हम किस तरीके से यहाँ पे उस पर प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसमें हम टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, साइंस टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, हम क्लीन एनर्जी की तरफ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे हैं. हम यहाँ पर मेनली जैसे कि जो सोलार पावर प्लांट्स हैं उनको यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं. यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर आ रहे हैं. ठीक है, हाइड्रो पावर प्लांट्स का है, हम इसको यहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं ताकि हम क्या कर सके, एक क्लीन एनर्जी की तरफ, सस्टेनेबल एंड क्लीन एनर्जी की तरफ क्या कर सके, मूव कर सके. तो इसमें हमारा मेन पर्पज़ यही था कि हम बता रहे हैं कि इंडिया की जो कैपेसिटी है, इंडिया का जो पोटेंशियल है उसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है. यहाँ पे ये जो G20 के वेरियस इवेंट्स होंगे इसमें इंडिया के जितने भी मतलब आप कह सकते हैं यहाँ पे इंडिया में जैसे कि एनर्जी सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, हमारी जो हिस्ट्री है उसको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, हमारे जो हिस्टोरिकल कल्चर्स हैं, सारी चीज़ों को यहाँ पे क्या किया जाएगा, इन इवेंट्स में दिखाया जाएगा. और जो वेरियस यहाँ पर हमारे जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं उनको यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा. ओके, तो आप सभी को पता है कि अभी यहाँ पे G20 के जो वेरियस इवेंट्स चल रहे हैं इसमें यहाँ पर एक इवेंट और हुआ है जिसमें यहाँ पे इंडिया ने बात की है क्या करना है कि जो हमारे इकोनॉमिक ऑफेंडर्स होते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंडर्स मतलब जो बैंक वगैरह से है ना यहाँ पे क्या करके जाते हैं, उनको ऑफेंड करके यहाँ पर दूसरी कंट्रीज़ में भाग जाते हैं. जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हैं विजय माल्या का, नीरव मोदी का. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, बहुत बड़ा यहाँ पे स्कैम जो होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं, तो ये स्कैम होता है और यहाँ पर वो अपनी जो होम कंट्रीज़ होती है वहाँ पे स्कैम करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद यहाँ पे दूसरी कंट्रीज़ में वो चले जाते हैं. तो यहाँ पे यही बात की गई. तो देखिए, इंडिया ऑन वेडनेसडे कॉल अपॉन G20 कंट्रीज टू अडॉप्ट मल्टीलैटरल एक्शन फॉर फास्ट एक्स्ट्राडिशन ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एंड रिकवरी ऑफ एसेट्स बोथ डोमेस्टिकली एंड अब्रॉड. मतलब यहाँ पे जितना भी हमारा एसेट का क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, उसकी पूरी रिकवरी के लिए और फिजिटिव जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं उसका जो एक्स्ट्राडिशन है उसके लिए यहाँ पर हमें एक मल्टीलैटरल एक्शन प्लान लेकर आना होगा. देखिए G20 में यहाँ पे 19 कंट्रीज़ हैं प्लस EU, है ना, यहाँ पे 19 कंट्रीज प्लस EU है. तो उनके साथ उन्होंने ये कहा कि हमें क्या करना होगा, एक मल्टीलैटरल एक्शन लेकर आना होगा जिसके कारण ये सिर्फ इंडिया अपनी बात नहीं कह रहा है, यहाँ पे जितने भी 19 कंट्रीज और EU है उनको यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमें क्या करना होगा, एक मल्टीलैटरल एक्शन लेकर आना होगा जिसके कारण हम यहाँ पे फास्ट एक्स्ट्राडिक्शन कर सकें. जो इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं इनके हमारी जो एसेट की यहाँ पर डैमेज हुआ है, जो एसेट का यहाँ पर डैमेज हुआ है उसकी हम जल्दी से जल्दी क्या कर सकें, रिकवरी कर सकें. ओके, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर होगा. अब ऑफेंडर्स इन द सेंस एक्स्ट्राडिशन को हम यहाँ पे समझ लेते हैं क्या होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंडिया है,
और हमें ये ब्रिटेन मान लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो कंट्रीज अभी। इंडिया में किसी ए पर्सन ने क्राइम किया, कोई यहाँ पर बैंक को यहाँ पे क्या किया, नुकसान पहुंचाया, स्कैम किया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये जो ए पर्सन इसने क्राइम करके वो कहाँ चला गया, ये ब्रिटेन में चला गया। अब ये ब्रिटेन में चला गया, अब ब्रिटेन के यहाँ पे जो लॉज एंड रेगुलेशंस है उस क्राइम को लेकर आप कह सकते हैं थोड़े कम होंगे, है ना, मतलब अलग होंगे, डिफरेंट होते हैं। हर एक कंट्री के जो लॉज एंड रेगुलेशन होते हैं किसी भी क्राइम को लेकर वो सेम नहीं होते, हम सभी को पता है। तो यहाँ पर ये क्या कह सकता है, ये जो ए पर्सन है वो ये कह सकता है कि अगर इंडिया डिमांड करता है कि आप क्या कीजिए, ये जो ए पर्सन ने क्राइम करके आपकी कंट्री में, आपके लैंड में आ गया है, आप उसे क्या कर दीजिए, हमें रिफंड कर, मतलब कि वापस कर दीजिए। तो ये जो प्रोसेस होती पूरी, तो यहाँ पर होती है क्या, इन कंट्रीज के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है। क्या होता है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है। इस ट्रीटी के तहत वो क्या करते हैं, ये जो ऑफेंडर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर ब्रिटेन से कोई क्राइम करके जाता है इंडिया में, तो यहाँ पे ब्रिटेन डिमांड कर सकता है कि आप क्या कीजिए, उस पर्सन को हम इंडिया में, मतलब सॉरी ब्रिटेन में वापस भेजिए। तो यह किसके तहत होता है, ये जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी होती है उसके अंडर ये सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें बट यहाँ पर जिस कंट्री में जो ऑफेंडर्स यहाँ पर भाग कर गया है ना, यहाँ पे जो फुजिटिव ये भाग कर गया है, तो यहाँ पर ये कंट्री वो इंश्योर करती है कि उस पर्सन के साथ में यहाँ पे ह्यूमन कंडीशन में क्या हो, ह्यूमन तरीके से उसके साथ यहाँ पर बिहेवियर रखा जाए। अब जैसे ये पर्सन ने कह दिया कि जो इंडिया की जेल से वहाँ पर इनह्यूमन कंडीशन है और वहाँ पे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता, तो इस कंडीशन में यहाँ पे जो ब्रिटेन है, ओके, वो क्या करेगा, यहाँ पे डिनाई कर देगा कि हम क्या करेंगे, ये जो पर्सन है इसको आपके लैंड कंट्री में नहीं भेजेंगे। तो यहाँ पे मतलब ट्रीटी में अब ये कंट्रीज जो होती हैं वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करते हैं, जो है पॉइंट्स रखती हैं, एग्रीमेंट्स के पॉइंट्स रखती हैं कि आपको यहाँ पे किस बेसिस पे किस पर्सन को यहाँ पर होम लैंड में आपको भेजना है। ठीक है, तो ये जो G20 इवेंट्स हुआ था, तो इसमें मेनली यही इंडिया ने मेन इसी पर फोकस किया कि हमें क्या करना होगा, एक मल्टीलैटरल एक्शन लेकर आना होगा, जिससे हम क्या कर सके, फास्ट एक्स्ट्राडिशन कर सके पॉजिटिव का, इकोनॉमिक अफेंडर्स का, जिससे हमारी जो रिकवरी एसेट्स हैं, रिकवरी एसेट्स की हम फास्टर रिकवरी भी कर सकें। अब इंडिया ने यहाँ पर, अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पे इंडिया ने 2018 में एक एक्ट भी लेकर आया था, पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट, जिसमें मेन हमारा पॉजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट ये 2018 में आया था। ओके, इसमें हम ये कर सकते हैं कि जो ऑफेंडर है, इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इसकी जो प्रॉपर्टी है उसको हम सीज कर सकते थे, है ना, मतलब कि हमें कैसे भी करके पैसा तो निकालना है, जो हमारा लॉस हुआ है यहाँ पर उसको तो हमें रिकवर करना ही है। तो इसके अंदर ये क्या दिया था कि जो भी मतलब इकोनॉमिक ऑफेंडर है, इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ उस होम कंट्री में उसको हम सीज कर सकते हैं, है ना, उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स वगैरह है, उसका जो बिजनेस है पूरा, उसको हम यहाँ पे सीज कर सकते हैं और हम एसेट की यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं। बट ये हमारा लैंड लॉ है, नेशनल लॉ है, ठीक है, हमारे स्टेट का लॉ है, हमें यहाँ पे एक मल्टीलैटरल क्या है, एक्शन की ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए ये आर्टिकल यहाँ पर है और एक पेज नंबर हमारे इस यहाँ पर भी हमने बात करी किसकी, ये देखिए यहाँ पर G20 इंडियाज प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप, ये दोनों आर्टिकल को हम यहाँ पर मिक्स करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी सेम वही बात की जा रही है कि इंडिया के पास क्या है, G20 की प्रेसिडेंसी है। पहले हम G20 के बारे में पढ़ लेते हैं। अब G20 कंटिन्यूस यहाँ पे न्यूज़ में है, तो आई होप आपको यहाँ पे इसके बारे में सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो देखिए ये कब बना था, G20 1999 में बना था। ठीक है, बैकड्रॉप ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस ऑफ द लेट 1990s दैट हिट ईस्ट एशिया एंड सदर्न ईस्ट एशिया एट इन अ पर्टिकुलर। ठीक है, जब ये 1990s में हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे, जिसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसको देखने को मिला था, जो हमारे ईस्ट एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया कंट्रीज़ हैं, उनको उसका जो लॉस है सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा था। तो ये कब फॉर्म हुआ था, 1999 में, आपको यहाँ पे ये याद रखना है। इसका मेन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू सिक्योर ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बाय इन्वॉल्विंग मिडिल इनकम कंट्रीज। यहाँ पे जितनी भी मिडिल इनकम कंट्रीज है उनको इन्वॉल्व किया गया है, और जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको इंश्योर करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए यहाँ पर G20 को यहाँ पे बनाया गया है, फॉर्म किया गया था। अब इसमें देखिए, टुगेदर G20 कंट्रीज इंक्लूड 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, 80% ऑफ ग्लोबल GDP एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। अगर हम G20 कंट्रीज को साथ में मिलाकर देखते हैं तो हमारा कितना, 60% ऑफ वर्ल्ड की पॉपुलेशन आ जाती है, 80% हमारा ग्लोबल GDP एंड 75% ऑफ ग्लोबल ट्रेड। मेंबर्स की बात करें, मेंबर्स आपको यहाँ पे रट लेना है पूरी तरीके से, क्योंकि लास्ट ईयर ही 2020 में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन मिला था, हम इसको भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो मेंबर कंट्रीज आपको G20 के पूरे याद होने चाहिए, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। अब देखिए आप इसको यहाँ पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर में याद करिए तो आपको यहाँ पे ज़्यादा इजीली याद होगा, जैसे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की,
यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड EU। तो यहाँ पर पूरी 19 कंट्रीज हैं और EU है हमारा, ठीक है, यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन। स्पेन इज इन्वाइटेड एज परमानेंट गेस्ट, और जो स्पेन है उसको हम इन्वाइट करते हैं एज अ परमानेंट गेस्ट। आप यहाँ पे मैप में भी देख सकते हैं कि ये हमारी क्या टोटल G20 यहाँ पर हमारी पूरी कंट्रीज हैं। प्रेसिडेंसी की बात करें तो यहाँ पे रोटेशन बेसिस पे क्या होती है, मतलब कि हर एक साल पर रोटेशन बेसिस पे यहाँ पर हर एक कंट्री को प्रेसिडेंसी यहाँ पर मिलती है, ठीक है। तो अभी तक देखिए इटली, इंडोनेशिया एंड इंडिया आर द टोरिको कंट्रीज राइट नाउ, एंड इंडोनेशिया होल्ड द करंट प्रेसिडेंसी। यहाँ पे आज के टाइम पे कौन यहाँ पे, सॉरी इंडिया आएगा, ओके ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो यहाँ पे इंडिया इस टाइम पर जो करंट प्रेसिडेंसी है वो कौन होल्ड कर रहा है, इंडिया होल्ड कर रहा है। मैंडेट देखें तो G20 हैज नो परमानेंट सेक्रेटरीट, द एजेंडा एंड वर्क आर कोऑर्डिनेटेड बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ G20 कंट्रीज नोन एज सरपास who work together with the financial minister, governors and central banks। अब यहाँ पे कोई ऐसा परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। इसका मेन एजेंडा ये है कि जितने भी मतलब फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं कंट्रीज के, ठीक है, गवर्नर्स हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स हैं, सारे वो क्या करते हैं, एक साथ यहाँ पर मिलकर आते हैं और कोऑर्डिनेट करते हैं कि हम किस तरीके से, जैसे कि हमने क्या देखा था, हमारा जो मेन एम है G20 का वो क्या करना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उसको यहाँ पर इंश्योर करना है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, गवर्नर्स ऑफ सेंट्रल बैंक्स होते हैं, वो एक साथ आते हैं और यहाँ पे कोऑर्डिनेट करते हैं किस तरीके से हम आगे काम करना है। Primary mandate of grouping is for international economic cooperation with particular emphasis to prevent future financial crisis across the world। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा 1990s में यहाँ पे ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आए थे। अब इस तरीके की क्राइसिस फिर से ना आए तो उसको हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टॉप करना है ना, हमें इन फ्यूचर में हमें इसको प्रिवेंट करना है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारा जो मेन यहाँ पे इकोनॉमिक कॉपरेशन साथ में लेकर आते हैं, ठीक है। इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक एजेंडा, ओके। अब यहाँ पे देखिए हम एक क्वेश्चन देखते हैं, हम आपके लिए आप सभी के लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर जरूर देंगे। तो इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप आर ऑल और फॉर कंट्रीज मेंबर ऑफ G20। इसमें से यहाँ पे ऑप्शन नंबर A है, B है, C है, D है। इसमें चार कंट्रीज का क्या बना हुआ है, ग्रुप बना है। अब इसमें से हमें ये बताना है कि कौन सी चारों कंट्रीज, जैसे कि अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ब्राजील, ईरान, सऊदी अरेबिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया। तो इनमें से कौन सा ग्रुप है जिसमें मतलब चारों जो ग्रुप कंट्रीज हैं वो क्या है, G20 के मेंबर्स हैं। तो कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे। अभी हमने यहाँ पे मेंबर्स की बात की थी, देखिए तो कौन कौन है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स एंड EU, ठीक है। तो आपको इन मेंबर्स को देखते हुए यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर करना है, ओके। कमेंट सेक्शन में का आंसर आप लोग सभी जरूर करिएगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। देखिए अब हमने बात करी थी क्या कि दोनों आर्टिकल को हम मिक्स करके पढ़ेंगे। अब हमने यहाँ पे G20 के बारे में पूरा डिस्कस किया, ठीक है। अब ये आर्टिकल में क्या कह रहा है कि G20 इंडिया प्लेटफॉर्म फॉर ग्लोबल लीडरशिप। G20 क्या है, इंडिया के लिए एक प्लेटफॉर्म है ग्लोबल लीडरशिप के लिए, ठीक है। अब इंडिया यहाँ पर क्या कर सकता है, एक तरीके से क्या कर रहा है, पूरे ग्लोब को यहाँ पर लीडरशिप प्रोवाइड कर रहा है। बट इंडिया के लिए ये लीडरशिप इतनी आसान नहीं है। आप सभी को पता है कि अभी जैसे कि कोई भी यहाँ पर जब मीटिंग होती, कोई भी इवेंट होता है तो उसका एक डॉक्यूमेंट निकल कर आता है ना। कुछ दिनों पहले ही हमने यहाँ पे बात करी थी कि G20 के यहाँ पे जो फाइनेंस मिनिस्टर्स थे उनकी यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी तो यहाँ पर एक इंकरेजमेंट डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर डॉक्यूमेंट निकल कर आया था। उस डॉक्यूमेंट में मेनली किस पर फोकस किया गया था, आई होप आप अगर आपने यहाँ पे सेशन देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमने उसमें मेन फोकस किस पर किया था, रशिया यूक्रेन वॉर पर, है ना, कि हमें क्या करना है, रशिया को किसी तरीके से यहाँ पे कंडेम करना है कि ये जो वॉर है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है रशिया यूक्रेन के बीच में अभी 1 साल हो चुका है, इसको क्या करना है, हमें रोकना है। क्यों? क्योंकि इसके कारण यहाँ पर जो मेन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि रशिया को सबसे ज्यादा यहाँ पे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड क्राइसिस हो रहा है ना, जो मतलब कि इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रहे हैं इस वॉर के कारण, उसको कौन फेस कर रहा है, डेवलपिंग कंट्रीज कर रहे हैं, जैसे कि फूड क्राइसिस हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है, यहाँ पर एनर्जी क्राइसिस जो हो रही हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन फेस कर रहा है, ये जितनी भी हमारी डेवलपिंग कंट्रीज है वो फेस कर रहे हैं। और इसका जो आप कह सकते हैं मेन जो जिम्मेदार है वो किसको ठहराया जा रहा है, रशिया को ठहराया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए कोई भी इवेंट होता है उसका एक डॉक्यूमेंट निकल कर आता है, और उस डॉक्यूमेंट में इस साल अगर हम देखें तो ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स निकल कर रहे हैं वो सारे किसके अगेंस्ट में है, जितने भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स निकल कर आ रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, रशिया को कंडक्ट कर रहे हैं, रशिया को कंडक्ट किया जा रहा है कि रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन के अगेंस्ट में यहाँ पर क्राइम कर रहा है। तो रशिया कंडक्टिंग क्राइम अगेंस्ट यूक्रेन, मतलब कि रशिया क्या कर रहा है, बहुत ही गलत कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट में। दूसरा अगर हम फैक्टर देखें तो यहाँ पे चाइना आ जाता है।
अब देखिए सारी जो कंट्रीज हैं, वेस्ट कंट्रीज हैं, वो एक साथ आ गई हैं। यूएस और जितनी भी वेस्ट कंट्रीज हैं, नाटो जितने भी मेंबर्स हैं, यूएस के जितने भी एलाइज हैं, वो एक साथ आ गए हैं और वो क्या कर रहे हैं, यूक्रेन का यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं, फुल सपोर्ट कर रहे हैं। अब इसमें यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यूएस और रशिया, यहाँ पे दो मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं, दो कंट्रीज, ठीक है। यूएस हो गया एक साइड में और दूसरे साइड में रशिया हो गया। हमें क्या करना है, अब इंडिया के लिए यहाँ पर क्या हो जाती है, थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अब जैसे यहाँ पे G20 का पार्ट कौन है, रशिया भी उसका पार्ट है, ठीक है। अब रशिया इंडिया ऐसा तो नहीं कर सकती कि वो रशिया को G20 के किसी भी इवेंट में इनवाइट ना करें, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रशिया क्या है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक तरीके से आप कह सकते हैं पार्टनर है, हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या है, वो साथी है। हम इसको इतनी आसानी से नहीं खो सकते। कहीं भी इन पास्ट अगर हम देखें, जितने भी इंडिया के साथ कभी भी कोई भी, जैसे कि कश्मीर का इशू जब यहाँ पर UNSC में यहाँ पे उठाया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो रशिया ने किसका सपोर्ट किया था, इंडिया का ही सपोर्ट किया था। रशिया ने हमेशा क्या किया है, इंडिया को सपोर्ट किया है। बट यहाँ पर अब क्या आ रहा है, थोड़ा सा इंडिया के लिए एक डायलेमा यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब देखिए इंडिया क्या कर सकता है, डायरेक्टली यहाँ पे रशिया को सपोर्ट भी नहीं कर सकता। यहाँ पे जैसे कि रशिया यूक्रेन जो वॉर चल रहा है, अब इंडिया यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट निकल कर आया तो उसमें उन्होंने कहा कि आप इसे क्या कहिए, रशिया यूक्रेन वॉर के नाम से कहिए। बट यहाँ पर इंडिया ने कहा कि इंडिया ने ये कहा कि आप इसको वॉर ना कहिए, आप इसको क्या कहिए, इसको क्राइसिस कहिए, ठीक है ना। ये क्या है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस के नाम से इसको आप कहिए, इसको वॉर नहीं कहा जा सकता, ठीक है। तो बस इंडिया के साथ अभी क्या है, एक तरीके का डायलेमा यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब जैसे यहाँ पे देखें कि एक G7 यहाँ पे कंट्रीज हैं, G7 कंट्रीज में जापान क्या कर रहा है इस टाइम पे, जापान के पास इसको ये लीड कर रहा है, इसकी प्रेसिडेंसी है। तो एक यहाँ पर मतलब कि आप कह सकते हैं यूक्रेन का यहाँ पे वो आया था कि यूक्रेन क्या करना चाहता है, ये जो इवेंट्स हैं एज उनको गेस्ट उनको इनवाइट किया जाए। G20 के जो इवेंट्स हो रहे हैं और G7 के जो भी यहाँ पे इवेंट्स हो रहे हैं, तो यूक्रेन को एज अ गेस्ट यहाँ पे इनवाइट किया जाए और वो जो प्लेटफॉर्म होगा वहाँ पर यूक्रेन क्या करेगा, यहाँ पर स्पीच प्रोवाइड करेगा। तो ये G7 का जो ये ऑर्गेनाइजेशन होने वाला है, जापान इसको लीड कर रहा है। तो जापान क्या कर रहा है, यूक्रेन को उसने इन्वाइट किया, ठीक है। बट इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने यूक्रेन को यहाँ पे इनवाइट नहीं किया, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो यहाँ पर रशिया भी क्या है, रशिया के साथ हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब सारी जो कंट्रीज हैं, अब देखिए यहाँ पे यूएस की भी हमें ज़रूरत है, रशिया की भी ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले के टाइम पर अगर हम देखें तो हमारे पास ना तो पाकिस्तान था ना ही चाइना था। इतना मतलब पाकिस्तान और चाइना थे बट इससे हमें इतना ज़्यादा खतरा नहीं था। आज के टाइम पे मतलब कि हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ पे दोनों फ्रंट देखें, हमारे यहाँ पे जो हमारा इंडिया है, ठीक है, इंडिया का अगर हम फ्रंट देखें तो एक तरफ से चाइना है और दूसरी तरफ से यहाँ पे पाकिस्तान है। दोनों एक तरीके से आप कह सकते हैं हाथ फैलाए खड़े हैं कि कब हम इंडिया पर अटैक कर दें। और अगर हमें चाइना को काउंटर करना है तो हमें किसकी ज़रूरत है, यहाँ पर यूएस की ज़रूरत है। बट दूसरी तरफ क्या हो रहा है, यहाँ पर रशिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो भी यहाँ पर स्ट्रांग होते हमें नज़र दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितनी भी वेस्ट कंट्रीज़ हैं यूएस के साथ यहाँ पर मिलकर रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा रही हैं। तो देखिए इंडिया के लिए यहाँ पे एक आप कह सकते हैं पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक डायलेमा यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। तो इस आर्टिकल में मेनली पूरी यही बात कही गई है कि ये जो वॉर है इसके कारण यहाँ पर इंडिया के लिए बहुत बड़ा एक तरीके से कह सकते हैं जो वर्ल्ड को लीड करने का आप कह सकते हैं इंडिया। देखिए अगर हम पॉजिटिव आउटकम देखते हैं G20 का तो इंडिया इस टाइम पर कह सकते हैं कि रेडी है जितने भी मतलब वर्ल्ड को लीड करने के लिए। दूसरा अगर हम देखें इंडिया क्या कर रहा है कि जितने भी वर्ल्ड क्राइसिस जैसे फूड सिक्योरिटी है, इन्फ्लेशन है, इनको क्या करना चाहता है, एड्रेस करना चाहता है इन जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं। बट देखिए हम फूड इनसिक्योरिटी की बात कर रहे हैं और ये जो फूड सिक्योरिटी का ये जो फूड क्राइसिस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है वो भी किसके कारण क्रिएट हो रहा है, रशिया और यूक्रेन का जो अभी क्राइसिस चल रहा है इस कारण यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फूड सिक्योरिटी के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। तो देखिए ओवरऑल जो घूम फिर के जो आप कह रहे हैं इंडिया और यूएस का रशिया का क्या आ रहा है यहाँ पर फैक्टर सामने आ रहा है। अब हमें इन फ्यूचर ये देखना है कि इंडिया क्या यहाँ पर एक्शन लेता है। ओके, तो अब देखिए इंडिया के साथ भी यहाँ पर हम बात करते हैं तो इंडिया ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इसमें बात की गई, इंडिया ने कितने यहाँ पर 4 वॉर क्या है लड़े हैं, ठीक है। इंडिया के साथ 4 वॉर हो चुके हैं और इसमें इंडिया ने मेन उनका जो प्रिंसिपल था, उनका क्या प्रिंसिपल था कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, हमारी जो सोवरेनिटी है, हम सिर्फ उसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यूक्रेन भी तो यही कर रहा है, यूक्रेन भी यही कर रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी जो टेरिटोरियल सोवरेनिटी है, हमारी इंटीग्रिटी है, हम उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपने जिस प्रिंसिपल से यहाँ पे वॉर लड़ा, हम भी यहाँ पर क्या करें, उसी प्रिंसिपल से यहाँ से वॉर को लड़ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें यही कहा गया है कि यूनाइटेड स्टेट एंड इनकरेजिंग नेटो एक्सपेंशन, इट इज अबाउट अपहोल्डिंग द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंश्राइन इन द यूएन चार्टर। यूएन चार्टर में बहुत ही अच्छी तरीके से इसको एंश्राइन किया गया, किसको,
sovereignty and territorial integrity को, which Russia military action in Ukraine with a avowed intention of regime changes has undermined. These are also the same principle that India has relied on the international support in the 4 wars that it has fought since independence. इंडिया ने जो 4 वॉर लड़े हैं आज तक इंडिपेंडेंस के बाद से, उसमें इंडिया ने जब ग्लोबल सपोर्ट मांगा था तो उसमें उन्होंने यही कहा था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, सिर्फ हम उसको यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। ओके, तो अब देखते हैं इन फ्यूचर इंडिया का क्या यहाँ पर एक्शन रहता है। इंडिया के लिए यहाँ पे ईजी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडिया को रशिया और आप कह सकते हैं रशिया और यूएस दोनों के साथ एक मेंटेन मतलब एक मिडिल पाथ लेकर आना होगा और इनके साथ हमें क्या करना होगा, हमारे जो रिलेशंस है उसको मेंटेन करना होगा। अब जैसे हम एक आर्टिकल अभी और पढ़ेंगे, इंडिया ने क्या किया है, रशिया के साथ S-400 ये जो डिफेंस क्राफ्ट सिस्टम है इसको यहाँ पे परचेस किया। अब आप सभी को पता है यहाँ पे परचेस करा। अब देखिए एक तरीके से यहाँ पे वॉर चल रहा है और ये भी इंडिया रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये हो रहा है कि इंडिया क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली जो है रशिया के साथ यहाँ पर गुड रिलेशंस बनाया जा रहा है। अब यूएनएससी में जब ये रशिया यूक्रेन का ये टॉपिक उठा था तो यहाँ पे वोटिंग की बात कही गई थी, तब इंडिया ने क्या किया था, यहाँ पे अपने आप को एब्सटेंड कर लिया था, क्योंकि इंडिया यहाँ पर ना तो रशिया को डायरेक्टली सपोर्ट कर सकता है ना ही यूक्रेन को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकता है। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो इस आर्टिकल में मेनली ये बात कही गई, फीसिंग आउट द लाइन मैथ्स इज नॉट फॉर गर्ल। ओके, अब यहाँ पे स्टेम है। स्टेम क्या है, यहाँ पर स्टेम होता है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर हम स्टेम में देखें तो यहाँ पे जो गर्ल्स का रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब देखिए आपके लिए यहाँ पे एक टॉपिक निकल कर आ जाता है, हम बहुत दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि जो विमेन हैं और गर्ल्स हैं, ठीक है ना, ये एक तरीके से हॉट टॉपिक बना हुआ है। तो एग्जाम में आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर फ्रेम होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक रिपोर्ट आई है जिसमें मतलब एक सर्वे वगैरह किया है, जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे एसर की रिपोर्ट आई थी। एसर की रिपोर्ट आई जिसमें हमें ये पता चला कि जो बच्चों की यहाँ पे जो मैथ्स और साइंस की जो एबिलिटी है ना, मैथ्स और साइंस में अगर हम देखें तो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट उनकी जो रीडिंग एबिलिटी है वो क्या हो रही है यहाँ पे कम है, ठीक है। यहाँ पे एसर की रिपोर्ट है, उसमें भी मेनली किस पर, बॉयज़ पर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। जो बॉयज़ की जो रीडिंग और मैथ्स की और साइंस की जो आप कह सकते हैं मैथ्स और साइंस में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बट अदर चीज़ों में वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे। तो देखिए यहाँ पे एक हमारा मैथ बना हुआ है कि जो मैथ्स है वो लड़कियों के लिए नहीं है। हम जैसे कहीं भी बात होती है, अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, ठीक है, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आप लड़कियों का नंबर देखिए, गर्ल्स का नंबर देखिए। अगर आपसे पूछें कि आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं तो आप कितना बताएंगे। इवन अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो IT सेक्टर में आपको बहुत ही मतलब कि क्या है, हमें जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो कम दिखाई देती हैं। ओके, तो देखिए इसमें मेनली यही कहा, एक सर्वे कहा गया, सर्वे हुआ था, इस सर्वे में मेनली ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश जो हमारी नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हमने जब पूरा सर्वे किया और टेस्ट लिया तो जो गर्ल चाइल्ड है उन्होंने यहाँ पे क्या किया, पूरी अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं किया, किसमें, मैथ्स में, ठीक है, मैथ्स एंड साइंस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, और बॉयज़ ने क्या किया, यहाँ पर अच्छा परफॉर्म किया। अगर हम जो हमारा सदर्न साइड है, साउथ इंडिया की बात करें तो वहाँ पर हमें क्या देखने को मिला, वहाँ पर हमें ये देखने को मिला कि लड़कियाँ क्या कर रही हैं, अच्छा परफॉर्म कर रही हैं इन मैथ्स एंड साइंस। अब देखिए ऐसा नहीं है कि वो लड़की है तो ये जो एबिलिटी है, एबिलिटी जेंडर देखकर नहीं आती है किसी भी चीज़ में। अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ जो बॉयज़ होते हैं वही सिर्फ क्या कर सकते हैं, मैथ्स और साइंस और टेक्नोलॉजी जो सारी चीज़ें इंजीनियरिंग होती हैं वहाँ पर वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इवन गर्ल्स भी क्या कर सकती हैं, हर एक फील्ड में क्या कर सकती हैं, अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। एबिलिटी यहाँ पर जेंडर देखकर नहीं आती हैं, ठीक है। तो मेनली यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हम हमेशा क्या करते हैं, कॉन्शियस माइंड में ये हमेशा बोलते रहते हैं कि जो गर्ल्स हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। जैसे ड्राइविंग के लिए है ना, ये कहा जाता है कि ड्राइविंग में जो गर्ल्स होती हैं वो अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं। अब आप क्या करते हैं, ये बात को बार बार कहते कहते उनकी कॉन्शियस माइंड में ये फिट हो जाता है। अब अगर अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल उनको किसी भी लड़की को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलती भी है कि ड्राइविंग की, तो बट उनके माइंड में क्या हो जाता है, उनके कॉन्शियस माइंड में एक डाउट रहता है ना, एक सेल्फ डाउट ऑटोमेटिकली यहाँ पे बिल्ड हो जाता है। जब बार बार आप किसी चीज़ को लेकर बोलते हैं तो उनके अनकॉन्शियस माइंड में एक सेल्फ डाउट क्रिएट हो जाता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या हो जाती है, हमें फेलियर्स दिखाई देने को मिलती हैं, ठीक है। तो देखिए इस आर्टिकल में मेनली यही डिस्कस किया गया है कि एबिलिटी है वो जेंडर देखकर नहीं आती है, ठीक है। हमें यहाँ पर मेनली किस पर फोकस करना होगा, देखिए हर एक प्लेटफॉर्म में, अगर साइंस में हम देखें, इंजीनियरिंग में देखें, मैथ्स में देखें और टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो जब तक यहाँ पर इस फील्ड में विमेन का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा,
ठीक है। जैसे कि हम कई बार बात करते हैं कि जो बड़ी बड़ी यहाँ पर कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, वहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, विमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम देखने को मिलता है। इसके कारण डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अगर आप चाहें या ना चाहें, क्या होता है, यहाँ पर एक अप्रोच क्रिएट हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन की। यहाँ पर एक अप्रोच, मतलब कि उस कंपनी की एक अप्रोच हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ी कंपनी है, अगर उस कंपनी का जो सीईओ हो वो कौन हो, यहाँ पे कोई फीमेल हो, तो आप सभी देखते हैं उसको कितना ज़्यादा यहाँ पे इनकरेज किया जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने अभी देखा बहुत दिनों से कि ओलंपिक्स में यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो गर्ल चाइल्ड जो विमेन्स है वो क्या कर रही, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, यहाँ पे मेडल्स लेकर आ रही। तो यहाँ पे देखिए इंकरेजमेंट बढ़ रहा है अदर गर्ल्स में कि वो भी अब क्या जा रही, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे जो स्पोर्ट्स है उसमें यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं और यहाँ पर नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर यहाँ पर खेल रही हैं। और वो भी क्या चाहती हैं कि मतलब कि हम क्या करें, यहाँ पर हमारी कंट्री के लिए मेडल लेकर आएँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, जो मेन सपोर्ट है, जो हम ये स्टीरियोटाइप जो यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, जो ये सोशल एक मतलब ये क्या बन चुका है, एक सोशल नॉर्म्स है, हमारा सोशल नॉर्म बन चुका है कि जो गर्ल चाइल्ड होती है वो मैथ्स उनके लिए नहीं होगा। तो देखिए ये जो फ्रेज है मैथ इज नॉट फॉर गर्ल्स, इसको हमें क्या करना होगा, इस फ्रेज को हमें हटाना होगा। ठीक है ना, हमारे माइंड से ही इवन हमको यहाँ पे सब चीज़ों को इनकरेज करना होगा। अब देखिए आप माने या ना माने, कोविड के टाइम पर जब यहाँ पे कोविड लगा था, फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर हम बात करें तो इंडिया में अभी भी कितने 60 to 63% जो पीपल हैं वो कहाँ रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। ठीक है ना, रूरल एरिया में। अब वहाँ भी क्या है, जो रूरल एरिया में उनकी जो इनकम है, मंथली इनकम अगर हम देखें तो 10 to आप कह सकते हैं 15 to 20,000 तक होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, 15 to 20 या फिर इससे भी आप कह सकते हैं कम होगी। बट यहाँ पर जब एजुकेशन की बात आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके घर में एक फ़ोन है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस किसको दी जाती है कि जो मेल जो बॉय चाइल्ड है ना, जो मेल है, आप उसको यहाँ पे प्रेफरेंस दे देते कि वो यूज़ करे, वो यहाँ पे उसको एजुकेशन यहाँ पर मिले। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ में, मतलब कि बहुत सारे एरियाज़ में हमें इंडिया में ये देखने को मिला है कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस जो एजुकेशन के लिए दी जाती है वो किसको दी जाती है, यहाँ पर बॉय चाइल्ड को यहाँ पर दी जाती है। इवन आप देखते हैं कि जब ट्यूशन की बात आती है ना, मेनली जब हम ट्यूशन लगाते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस ये दी जाती है कि आप क्या करिए, आपके जो बॉय है ना, जो लड़का है, आप उसकी ट्यूशन यहाँ पर लगा दीजिए। और मेनली हम देखते हैं यहाँ पर कि मैथ्स और जो साइंस होती है उसकी ट्यूशन यहाँ पर मेनली लगाई जाती है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पे किसको प्रेफर किया जाता है, बॉयज़ को यहाँ पे प्रेफर किया जाता है। हाँ, हम ये मान रहे हैं कि थोड़े बहुत यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे गर्ल्स चाइल्ड को क्या किया जा रहा है, गर्ल्स को भी यहाँ पे प्रेफरेंस दी जा रही है। बट ओवरऑल जब यहाँ पे चॉइस की बात आएगी कि आप किसको यहाँ पे मेनली प्रेफरेंस देंगे, बॉयज़ को या फिर गर्ल्स को, तो जो प्रेफरेंस होती है वो किस पर जाती है, यहाँ पर बॉयज़ में ही जाती है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये जो फ्रेज है मैथ्स इज नॉट फॉर अ गर्ल, तो इसको हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इसको फ्रेज आउट करना होगा। इस लाइन को यहाँ से हमें हमारे जो माइंड में ये जो लाइन बनी हुई है इसको यहाँ पर हटाना होगा। ओके, तभी हम देखेंगे कि जो साइंस की फील्ड है, ठीक है, टेक्नोलॉजी है, मैथ्स है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, इनमें हमें यहाँ पे गर्ल्स का जो विमेन्स है उनका रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सीरिंग चेंजेस। अब यहाँ पर एक डेटा आया है, उसके अकॉर्डिंग ये बताया जा रहा है, एक जो हमारा फरवरी 2023 द IMD रिसेंटली सेड हैड बीन द वार्मेस्ट सिंस 1901। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसकी, सीरिंग चेंजेस, हीट वेव क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है। ठीक है, ठंड यहाँ पर गई, विंटर चला गया, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गर्मी आने वाली, समर आने वाला। बट ये जो टाइम होता है, जो अभी का टाइम चल रहा है फेब टू मार्च के बीच का, वो हम कहते हैं किस में आता है, स्प्रिंग में आता है। ठीक है, ये स्प्रिंग में हमारे आता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, 20 से कम होना चाहिए, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तो वो क्या होता है, हमारा स्प्रिंग सीजन होता है। बट यहाँ पर ये एक डेटा आया है IMD का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि 1901 में ऐसा हुआ था, और आज 2023 की अगर हम बात करें तो फरवरी का यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो कितना है, 29.5 डिग्री सेल्सियस, ये यहाँ पर बताया जा रहा है। मतलब कि अब तक में 1901 में सबसे ज़्यादा गर्म थी फरवरी, और 2023 में फिर फरवरी क्या है, सबसे ज़्यादा एक तरीके से आप कह सकते हैं हॉटेस्ट मंथ है। ठीक है ना, इस साल का। तो देखिए यहाँ पे हीट वेव क्या है, ये कंटिन्यूसली यहाँ पे हमें क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। अब हीट वेव के कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है, हमारे हेल्थ पर। ठीक है ना, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि हेल्थ सिस्टम को यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। जो अब हीट वेव्स के कारण यहाँ पे चैलेंजेस आने वाले हैं, है ना, हीट वेव के कारण, अभी तो सिर्फ फरवरी आई है, उसके बाद यहाँ पर मार्च आएगा, अप्रैल आएगा और मई आएगा।
तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमें यहाँ पे जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिव होना पड़ेगा और जो आगे आने वाले चैलेंजेस हैं उसके लिए यहाँ पर रेडी होना पड़ेगा। अब देखिए हीट वेव की अगर हम बात करें तो देखिए हीट वेव क्यों हो रही है, इसके रीजंस क्या क्या हैं। तो रीजंस की अगर हम बात करते हैं तो पहला रीजन क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसका एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है जिसके कारण यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वो हो रहा है। दूसरी बात अगर हम करें तो अर्बनाइजेशन, ये यहाँ पे इस आर्टिकल में ही बात कही गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो अर्बन हीट जो लैंड है, अगर हम देखें चारों तरफ हम कहीं भी अगर हम जाते हैं रोड में तो यहाँ पर पूरी तरह क्या है, कंक्रीट देखने को मिलता है। ठीक है, सारी चीज़ें क्या हो गई, सीमेंट और सीमेंट हो गए, गिट्टी हो गए, आयरन स्टील, इन सब से इनको बना दिया गया। कहीं भी हमें आपको कहीं भी आसपास आपको क्या नेचुरल चीज़ें यहाँ पे जो जैसे पॉन्ड हो गए, लेक्स हो गए, ठीक है, ये प्रोवाइड देखने को मिलते हैं नहीं, है ना। तो जैसे इवन जो अगर हम पार्क वगैरह की भी आज बात करते हैं तो वहाँ भी क्या हो गया है, आपको यहाँ पे फुटपाथ बना दिए गए हैं, वहाँ पे कंक्रीट पूरा कर दिया गया है। तो कहीं भी मतलब हमें ये क्या देखने को मिला कि जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, जो अर्बन लैंड हो रहा है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट अप हो रहा है, सारी जगह यहाँ पे क्या हो रही है, कंक्रीट किया जा रहा है। अब इसकी जो हम इम्पैक्ट की बात करें तो इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हमें क्या बोल रहा है, जो हमारी डेथ रेट्स हैं उसमें हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे लेसन की एक स्टडी है उसमें से ये बताया गया है कि 55% राइज इन डेथ, यहाँ पे हीट वेव के कारण 55% जो डेथ रेट्स है उसमें हमें इंक्रीज देखने को मिला है। ठीक है, डेट ड्यू टू एक्सट्रीम हीट, दैट एक्सेसिव हीट ऑल्सो लेड टू लॉस ऑफ 167 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स इंडियंस इन 2021। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इंडिया में 2021 में, ये लेसन की रिपोर्ट है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि 2021 में इंडिया ने 167.2 बिलियन पोटेंशियल लेबर आवर्स को यहाँ पे क्या किया, लॉस किया। अब देखिए जैसे हीट वेव ज़्यादा होती है, जो हमारा लेबर आवर वर्किंग आवर्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, कम कर दिए जाते हैं। जैसे कि पहले अगर हम काम करते थे, फॉर एग्जांपल जो मेनली यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनकी बात की जा रही है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि जब दोपहर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीट हो जाती है, वो सुबह से मान लीजिए वो 11 बजे काम करने आते हैं। अब 11 बजे से ही बहुत ज़्यादा यहाँ हीट हो रही है, वो क्या करते हैं, फिर प्रेफर करेंगे कि वो सुबह थोड़ा बहुत काम कर ले और शाम को काम कर ले, जब यहाँ पे जो हीट है वो जब कम हो जाएगी उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट आई, उसमें इस रिपोर्ट में ये बताएगा कि 167.2 बिलियन जो है पोटेंशियल आवर्स है लेबर्स का, उसमें हमें यहाँ पे कमी देखने को मिली है। ठीक है, इसका एडवर्स इफेक्ट और कहाँ पड़ता है, जो हमारे यहाँ पे फूड ग्रेन्स हैं उस पर भी हमें क्या देखने को मिलता है, इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। तो देखिए इंडिया प्रोड्यूसेस 106.84 मिलियन टन्स ऑफ व्हीट इन 2021 एंड 22 क्रॉप सीजन, लेस देन 109.59 मिलियन टन्स 2020 एंड 21 सीजन। मतलब कि 21 एंड 22 में जो हमारा मिलियंस मतलब कि जो वीट है उसका जो कलेक्शन हुआ है कितना, 106.84 यहाँ पर मिलियन टन्स का हुआ है, जो कि कितना कम है। अगर हम 20 और 21 की बात देखें, 20 एंड 21 में हमारा टोटल जो प्रोडक्शन था वो 109.59 मिलियन टन्स था। ठीक है, तो हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनमें भी क्या देखने को मिलते हैं, हमें उनकी जो ईल्ड है उस पर हमें इम्पैक्ट देखने को मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, जो फूड इनसिक्योरिटी है ना, वो सामने आती है। ओके, अब इम्पैक्ट की अगर हमने बात कर ली, फूड इनसिक्योरिटी हो गया, दूसरा यहाँ पे जो डेथ रेट है वो राइज हो रहे हैं, तीसरे यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है डायरिया, डिहाइड्रेशन, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है हेल्थ से रिलेटेड वो हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसमें यही कहा जा रहा है कि जो हेल्थ सिस्टम है हमें यहाँ पे क्या होना होगा, रिस्पॉन्सिव होना होगा। जो ये आगे आने वाला हीट वेव का जो ये चैलेंज है सामने आने वाला है उसको हमें यहाँ पे क्या करना होगा, चैलेंज करना होगा। वे फॉरवर्ड की अगर हम बात करें तो वे फॉरवर्ड में ये बताया गया कि हमें क्या करना है, जितने भी हमारा नेचुरल इकोसिस्टम उसको रिस्टोर करना होगा। और जो स्पॉन्जी एरियाज हैं, स्पॉन्जी एरिया जैसे कि कोई मिट्टी वाला एरिया है वहाँ पर, और जैसे जूट वगैरह है, इन सारी चीज़ों को हमें क्या करना होगा, उन एरियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीजमेंट करना होगा। अर्बनाइजेशन यहाँ पे प्लानिंग करनी होगा, जैसे कि हम घर यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है, तो हमें वहाँ पे कलर की जो चॉइसेस हैं, पहले जैसे कि कलर की चॉइसेस है उस पर यहाँ पे इंश्योर करना होगा। जैसे कि हम सभी को पता है कि हम ये कहते हैं कि गर्मी में जब समर आता है तो आप लाइट कलर ज़्यादा प्रेफर करिए। क्यों? क्योंकि लाइट कलर जो होता है वो कम हीट को यहाँ पे एब्जॉर्ब करता है, कम हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आप जो हीट है उससे यहाँ पर बचे रहेंगे। जैसे अगर हम व्हाइट और ब्लैक की बात करें तो ब्लैक कलर है वो ज़्यादा यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब करता है इन कंपेरिजन टू व्हाइट कलर। ओके, तो वी प्रेफर व्हाइट कलर रेदर देन ब्लैक कलर इन समर सीजन। ओके, तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि जो अर्बनाइजेशन प्लानिंग है उस पर भी हमें क्या करना होगा, फोकस करना होगा, ताकि ये जो हीट चैलेंजेस सामने आने वाले हैं उनको हम यहाँ पे फेस कर सके, टैकल कर सके। ओके, तो आई होप आपको ये आर्टिकल क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, इंडिया नॉट ऑन टारगेट इन मैनी वुमेन रिलेटेड डेवलपमेंट गोल्स।
अब यहाँ पर हमारे जो SDG हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, टोटल उसके 17 गोल्स हैं, ठीक है, 17 गोल्स हैं। इसमें यहाँ पर इसके इन 17 गोल्स के 33 जो है टारगेट्स निकल कर आते हैं। इन 17 गोल से टोटल 33 टारगेट्स निकल कर आते हैं। तो इसमें यहाँ पे लेसन की ही रिपोर्ट आई है, उसमें इन्होंने ये कहा कि इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया जो इसके ये जो 1933 जो हमारे मेन टारगेट्स हैं SDGs के, है ना, उसमें से जो 19 जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पे अचीव नहीं कर पा रहा है। उसमें मतलब कि लैग कर रहा है, पीछे की तरफ छूट रहा है उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए। जैसे कि इसमें क्या क्या मेनली इंक्लूड है, जैसे एक्सेस टू बेसिक सर्विस, वेस्टिंग एंड ओवरवेट, चिल्ड्रन एनीमिया, चाइल्ड मैरिज, पार्टनर वॉयलेंस, टोबैको यूज एंड मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव्स यूज। तो इन सब चीज़ों में क्या कर रहा है इंडिया, जो है पीछे की तरफ लैग हो रहा है, ठीक है। तो देखिए, गोल टू रिड्यूस एनीमिया अमंग वुमेन स्पेशली अमंग दोज हु आर प्रेग्नेंट इज वेयर इंडिया लैग्स द मोस्ट। तो इंडिया क्या कर रहा है, यहाँ पर लैग्स हो रहा है। अब देखिए, यहाँ पर हमारे टोटल 17 यहाँ पे क्या है SDGs गोल है, आपको इनको रट लेना है, ओके। पहला क्या है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर सैनिटेशन, एफोर्टेशन एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क। तो ये क्या है, हमारे टोटल 17 है। आप इनको कैसे भी करके आप इसका चार्ट बनवा लीजिए, आपने इसको रूम में सामने इसको लगा लीजिए और इसको आपको यहाँ पे क्या करना है, पूरी तरीके से यहाँ पे रट लेना है। ये देखिए, ये जो SDGs हैं ये हमारे जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2015 में इनको अडॉप्ट किया गया था। इसमें विद द विजन टू अचीव बेटर एंड मोर सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर ऑल। इसमें हमारा जो मेन ये था कि हमें क्या करना है, एक बेटर और सस्टेनेबल फ्यूचर को अचीव करना है। इंडिया भी क्या है, इसका सिग्नेटरी है, ठीक है ना। इसीलिए इंडिया क्या करता रहता है, टाइम टू टाइम यहाँ पे बहुत सारी पॉलिसीज लेकर आता रहता है, ताकि हम क्या कर सकें, ये जो हमारे जो टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर अचीव कर देगी। तो देखिए, इंडिया इज वन ऑफ द सिग्नेटरी कंट्री दैट हैज कमिटेड टू अचीव दीज गोल्स बाय 2030। तो इंडिया ने इसको साइन किया है और यहाँ पर क्या क्या कमिट किया है कि हम 2030 तक ये जितने भी टारगेट्स हैं उनको यहाँ पर अचीव करेंगे। इन दिस एनालिसिस 33 SDGs इंडिकेटर्स वर यूज टू एक्सेस 9 ऑफ द 17 ऑफिशियल SDGs। तो यहाँ पर ये जो 70 हमारे गोल्स हैं, इसमें से इसके 33 इंडिकेटर्स हैं, है ना, जिसको हमें क्या करना होता है, यहाँ पर अचीव करना होगा, ओके। तो यहाँ पे इंडिया क्या हो रहा है, लैग हो रहा है इन टारगेट्स को अचीव करने में, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग द विंडसोर फ्रेमवर्क। अभी विंडसोर फ्रेमवर्क क्या है, आप सभी को पता है। यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पे एंग्लो आयरिश ट्रीटी हुई थी 1921 में, ये बहुत पुरानी हिस्ट्री आप सभी को पता है। हमारा यूरोपियन यूनियन है, उसमें से जो UK है वो बाहर आ गया था, ब्रेक्जिट हुआ था, आप सभी को पता है 2019 में, ओके। तो यहाँ पर जब यूरोपियन यूनियन UK से, मतलब UK जो है यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया था। अब यहाँ पे देखिए, जो आयरलैंड है, यहाँ पर इसके सबसे बड़ा इसका इशू आ रहा था। आइलैंड का अगर हम पार्ट देखें तो उसमें 2 पार्ट्स हैं, एक आइलैंड है यहाँ पर और दूसरा यहाँ पे क्या है, नदर्न आइलैंड है। जो नदर्न आइलैंड है वो किसके कंट्रोल में आता है, यहाँ पे UK के कंट्रोल में आता है। तो यहाँ पे देखिए 1921 में एक ट्रीटी हुई थी, एंग्लो आयरिश ट्रीटी हुई थी, जिसमें यहाँ पे क्या किया गया था, जो आयरिश फ्री ट्रेड है उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया गया था। अब जो नदर्न आइलैंड के यहाँ पे जो लोग हैं वो ज़्यादा किसको फेवर कर रहे थे, यहाँ पे यूनाइटेड जो UK है उसको यहाँ पे फेवर कर रहे थे कि हम क्या चाहते हैं, हम UK की तरफ आना चाहते हैं। तो देखिए, इसमें यही कहा जा रहा है कि देखिए, आइलैंड्स कंट्रीज कंप्राइजिंग नदर्न आइलैंड्स एंड रिपब्लिक पार्ट ऑफ UK, ये क्या है, वो किस में मिक्स होना चाहते थे, जो नदर्न आइलैंड है वो UK में यहाँ पर मिक्स होना चाहते थे। फिर इसके चलते यहाँ पे पूरा वॉर भी चला था, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे पूरा वॉर चला था, 3 डिकेड्स का यहाँ पे पूरा वॉर चला था। उसके बाद यहाँ पर देखिए, जो नदर्न आइलैंड के लोग थे उनकी यहाँ पे बात मानी गई और जो नदर्न आइलैंड है वो किस में, UK के साथ यहाँ पर आ गया था। अब यहाँ पे 2019 में क्या हुआ, ब्रेक्जिट हुआ, ठीक है। ब्रेक्सिट हुआ मतलब कि UK क्या होगा, यूरोपियन यूनियन से बाहर आ गया। अब यहाँ पे जो नदर्न आइलैंड है, देखिए यहाँ पे 2 लाइन्स है, एक ग्रीन लाइन है और एक रेड लाइन है। तो ग्रीन लाइन क्या है, ग्रीन लाइन्स यहाँ पर ग्रीनलैंड गुड्स विल हैव फ्यूअर चेक्स एंड कंट्रोल्स इंक्लूडिंग द नो कस्टम चेक्स ऑन रूल और origin. Red line goods under the framework will subject to full checks and controls to preserve the EU single market. तो देखिए यहाँ पे ये आप मैप देखिए, यहाँ पे एक ग्रीन लेन है और दूसरा यहाँ पे रेड लाइन है। तो यहाँ पर ग्रीन लेन में जो भी यहाँ पे गुड्स का यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है, तो उसको यहाँ पे उस पर वहाँ पर कोई भी मतलब आप कह सकते हैं कि कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह वहाँ पे ज़्यादा चेक और कंट्रोल नहीं होता, बल्कि जो रेड लाइन से यहाँ पे जो ट्रेड होता था इस पर यहाँ पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे चेक्स और कंट्रोल्स लगाए जाते थे, ठीक है। तो मतलब इसका मेन पर्पज़ ये था कि जो EU है ना, यूरोपियन यूनियन है, उसको यहाँ पे मेन पर्पज़ ये था कि उनका जो सिंगल मार्केट है उसको वो क्या कर सके, यहाँ पे इंश्योर कर सके। अब इसके लिए यहाँ पे फ्रेमवर्क लेकर आया जिसको हम कहते हैं क्या, विंडसोर फ्रेमवर्क। तो इसका देखिए हम मेन पर्पज़ क्या है, तो यूनाइटेड किंगडम एंड द यूरोपियन यूनियन स्ट्रक अ डील ऑन February
February 27 रिगार्डिंग पोस्ट ब्रेग्जिट ट्रेड रूल फॉर नदर्न आइलैंड। अब यहाँ पे इस 27 को इस फ्रेमवर्क को लाया गया है, जिसका मेन पर्पज़ ये है कि जो नदर्न आइलैंड की ट्रेड रूल्स हो उसको उसके रिगार्डिंग इस फ्रेमवर्क को यहाँ पर लाया गया है, ठीक है ना, विद द व्यू टू रिमूव द बॉर्डर बिटवीन ब्रिटेन एंड नदर्न आइलैंड रनिंग थ्रू द आयरिश सी। अब यहाँ पे इनका मेन पर्पज़ क्या है, देखिए इनके बीच में क्या है, ये आयरिश सी है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो बॉर्डर बना हो उनके बीच में, इसको हम किस तरीके से यहाँ पर हटा सकते हैं। आफ्टर ब्रेग्जिट द नॉर्दर्न आइलैंड प्रोटोकॉल वॉज एस्टैब्लिश टू अलाउ ईयू कस्टम रूल्स, ठीक है। ब्रेग्जिट के बाद यहाँ पे क्या हुआ, जो नदर्न आइलैंड प्रोटोकॉल वॉज एस्टैब्लिश टू अलाउ ईयू कस्टम्स रूल्स टू अप्लाई इन नदर्न आइलैंड सो एज टू अवॉइड हार्ड कस्टम बॉर्डर बिटवीन नदर्न आइलैंड्स एंड रिपब्लिक ऑफ आइलैंड्स। अब मेनली यहाँ पे यही है कि जब ये ब्रेग्जिट हुआ था, पोस्ट ब्रेग्जिट के बाद, मतलब कि आफ्टर ब्रेग्जिट, यहाँ पे जो आइलैंड नदर्न आइलैंड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वहाँ पर ईयू के जो कस्टम्स और रूल्स हैं उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाएगा। क्योंकि देखिए आप सभी को पता है कि नदर्न आइलैंड ब्रेग्जिट, नदर्न आइलैंड किसका पार्ट है, यहाँ पर इसका यूके का पार्ट है। अब यूके जो है यू से यहाँ पे अलग हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ये प्रोटोकॉल लेकर आया कि किस तरीके से हम ईयू के जो कस्टम से रूल्स हैं उसको हम नदर्न आइलैंड्स में यहाँ पर अप्लाई किया जाएगा। इसी के चलते यहाँ पे विंडसोर फ्रेमवर्क लेकर आया गया है जो क्या एड्रेस करेगा, दीज डिस्ट्रप्शन टू ट्रेड बिटवीन नदर्न आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द यूके। अब यहाँ पे जो ट्रेड डिस्ट्रप्शन है बिटवीन नदर्न आइलैंड और यूके के बीच में, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक बॉर्डर बना हुआ है, क्या ये आयरिश सी जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे एक बॉर्डर बना हुआ है। अब जिसके कारण यहाँ पे डिस्ट्रप्शन आता है, तो इस डिस्ट्रप्शन को हम कैसे यहाँ पे खत्म कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे ये विंडसोर फ्रेमवर्क को यहाँ पर लेकर आया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आई होप आपको ये विंडसोर जो फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर क्लियर होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे देखिए ऑल 5 S-400 रेजिमेंट्स एक्सपेक्टेड टू बी डिलीवर्ड बाय अर्ली 2014। अब यहाँ पर रशिया के साथ हमारे यहाँ पर क्या हुए थे, 2018 में यहाँ पे साइन हुआ था कि हमें क्या चाहिए, जो S-400 डिफेंस क्राफ्ट है वो हमने रशिया से परचेस किया था, ठीक है, 2018 में परचेस किया था। अब यहाँ पर जब हमने इसको परचेस किया था तो उस टाइम पे यूएस का क्या आ गया था, यूएस का यहाँ पे काटसा आ गया था। काटसा के अंडर क्या था, जो हमारा ईरान है, रशिया, ईरान, रशिया, यहाँ पे मेनली 4 कंट्रीज थी, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो इनके साथ क्या होगा, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ जो होंगे, जो भी कंट्रीज़, इन कंट्रीज़ के साथ क्या करेगी, ट्रेड करेगी। ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी कंट्री अगर ट्रेड करती है तो उस कंट्री के ऊपर भी क्या लग जाएंगे, यहाँ पे सैंक्शंस लग जाएंगे। ये इंडिया यूएस का क्या आया था, काटसा एक्ट आया था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या हुआ, इंडिया ने ये कहा कि हम रशिया के साथ ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे चाइना, ये दो हमारे लिए बहुत ही मेजर थ्रेट है। अगर हम रशिया के साथ डिफेंस यहाँ पे सिस्टम यहाँ पे ट्रेड नहीं करते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर हम इनको यहाँ पे टैकल नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे यूएस ने क्या कर दिया था, इंडिया को यहाँ पे अलाउ कर दिया था कि अंडर, मतलब कि इंडिया, ये जो काटसा जो एक्ट था, ठीक है ना, काटसा क्या है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस एक्ट, ठीक है। तो इसके अंडर से ये जो काटसा था, इंडिया इसको हटा दिया गया था। अब यहाँ पर क्या हुआ, एक स्विफ्ट सिस्टम आया, ग्लोबल स्विफ्ट सिस्टम। देखिए इंश्योरेंस, रिनश्योरेंस एंड डिले पेमेंट्स मेजर स्टम्बलिंग ब्लॉक्स इन द डिफेंस डील विथ रशिया आफ्टर इट वॉज शट out the global SWIFT system. India Russia agreed to conduct payment through the rupee and ruble agreement. अब यहाँ पे जो काटसा एक्ट लगे था, इसके तहत इंडिया और रशिया ने यहाँ पे क्या किया, एक पेमेंट सिस्टम लेकर आए, रुपी एंड रूबल एग्रीमेंट। मतलब कि यहाँ पे इंडिया क्या करेगा, रुपीज़ प्रोवाइड करेगा, मतलब कि कुछ भी अगर उन्हें परचेस करना होगा, जो ट्रेड होगा वो रुपीज़ में ट्रेड करेगा, और रशिया क्या है, रूबल में यहाँ पे ट्रेड करेगा, ठीक है। ये एग्रीमेंट आया क्यों, क्योंकि इंडिया रशिया के ऊपर यहाँ पे बहुत सारे सैंक्शंस लगे, जिसके कारण यहाँ पे इन्होंने अपनी जो करेंसी है, अपनी मेन लैंड करेंसी है, उस पर यहाँ पर अरेंजमेंट किया पूरा, और उसको पेमेंट सिस्टम जो होगा हमारा, वो किस में होगा, रुपी एंड रूबल एग्रीमेंट में होगा। बट यहाँ पर देखिए आप सभी को पता है, जो रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है, जिसके कारण रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस हो रहे हैं, सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं। इसी के चलते ये जो हमारा S-40 रेजिमेंट था, हमने टोटल यहाँ पे 5 यहाँ पे एग्रीमेंट में हमने मांग की थी। यहाँ पे टोटल कितने, 3 आ चुके हैं, अभी 2 आने बाकी हैं। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि 2024 तक ये भी क्या है, जो टोटल डिलीवरी है वो हो जाएगी। ये अभी तक डिलीवरी हो जाती, बट यहाँ पे जो पेमेंट सिस्टम है, ठीक है ना, इन सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, और जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। क्यों? क्योंकि रशिया के ऊपर अभी बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पे ये जो डिले है हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 24 तक क्या हो जाएगा, ये जो S-40 400 है उसकी सारी डिलीवरी इंडिया में हो जाएगी। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्विफ्ट के बारे में हम देख लेते हैं। ये क्या है, ये सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो वर्ल्ड वाइड बैंक है, इनके बीच में यहाँ पर क्या होता है, इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन है, जिसमें इट डजंट सेटल एनी मनी इटसेल्फ बट प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन मैसेज फॉर जस्ट हाउ टू गिव एंड रिसीव स्पेसिफिक फंड। इसमें यहाँ पे कोई मनी का
ट्रांसफ़र नहीं होता है, ठीक है। बस यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं किस तरीके से मनी को रिसीव करना है, सारी चीज़ें, ठीक है। मेनली यहाँ पे किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, G10 कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम, इनके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये कब स्टैब्लिश हुआ था, 1973 में, बेस्ड इन बेल्जियम, ये बेल्जियम में बेस्ड है, ओके। अगर हम काटसा की बात करें तो काटसा क्या है, ये लॉ है, कब आया था, यूएस में 2017 में आया था। इसका मेन पर्पस क्या था, पनिश कंट्रीज हैविंग डीप एंगेजमेंट विद रशिया, नॉर्थ कोरिया, ईरान यूजिंग इकोनॉमिक सैंक्शन। यहाँ पर मेन पर्पस यूएस का ये था कि जो रशिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान के साथ यहाँ पर किसी भी कंट्रीज के अगर डीप एंगेजमेंट्स हैं इन इकोनॉमिक सेक्टर, ट्रेड कोई भी सेक्टर में, ठीक है, तो वहाँ पे उस कंट्रीज के ऊपर क्या कर दिया जाएगा, इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मेनली इसका इम्पैक्ट देखिए, देयर आर ओनली 2 सैंक्शन दैट में इम्पैक्ट इधर इंडिया रशिया रिलेशन और इंडिया यूएस रिलेशन। अगर इंडिया रशिया के साथ इंडिया अगर काटसा को अगर नहीं मानता, अगर इंडिया और रशिया के साथ यहाँ पर रिलेशन होते तो इंडिया और जो यूएस के रिलेशन है उस पर यहाँ पर हमें इफेक्ट देखने को मिलता, ठीक है। प्रोहिबिशन ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यहाँ पे क्या है, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन है उसको भी क्या किया गया, प्रोहिबिट किया गया, जिसके कारण यहाँ पर रशिया के साथ जो रिलेशन है उनको मेंटेन करने में यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी। टर्की पर भी यहाँ पे देखिए सैंक्शंस लगाए गए थे, जब टर्की यहाँ पे परचेस कर रहा था S-400 सिस्टम किसके साथ, रशिया के साथ, तो टर्की में 2020 में यहाँ पे सैंक्शंस लगाए गए थे, ओके। तो ये काटसा एक्ट था। आई होप आपको यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर होंगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। फॉर PDF ज्वाइन टेलीग्राम चैनल एडुवर्स न्यूज़ एनालिसिस, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।